गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम एक टेस्ट लिए थे पिछले संडे को, उसी टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए ये जो लेक्चर जो है बना रहा हूँ। उस टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने डाले थे, जिसका जो है जवाब काफ़ी बच्चों ने दिया भी और बहुत सारे बच्चे जो है उसका जवाब नहीं दे पाए। तो मैं उनके लिए एक एनालिसिस के तौर पर इस वीडियो को बना रहा हूँ जो मैंने टेस्ट लिया था। इससे आप जो है अपने क्वेश्चन लेवल को समझ सकते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे जो डील करना है। कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, लेकिन सवाल में जैसे ही मैंने हेर फेर करा तो बहुत सारे बच्चों ने उसको नहीं बनाया। तो खास करके उन बच्चों के लिए ये डेडिकेटेड रहेगा। थोड़ा वन बाय वन करके मैं इसको बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन इधर उधर नंबरिंग हो सकता है, बट सवाल जो भी हमने पूछे थे वो इसी पैटर्न में है कि तीन वेक्टर हैं, ठीक है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। इन तीनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट बताना है। सबसे पहला सवाल ये था कि हमें तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। अब बताइए भाई कि हमने जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, उसमें हम साफ तौर पे बताए हुए हैं कि वेक्टर को कैसे डील करते हैं। कि दो या दो से अधिक वेक्टर किसी पॉइंट पे हैं, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो आप क्या करते हो कि उसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लेते हो और कंपोनेंट वाइज ब्रेक करके उसका रिजल्टेंट निकालते हो। सबसे सिंपल मेथड है। मैं एक एक्सिस मानूं और इस एक्सिस पे इस वेक्टर को तोड़ लूं, फिर एक एक्सिस इधर मानूं वाई एक्सिस, और फिर इस वेक्टर को उस एक्सिस पे तोड़ लूं। वैसे जितने भी वेक्टर्स होंगे सबको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तोड़ लूं और तोड़ करके नेट रिजल्टेंट लिख दूं। वो सबसे आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए मैं इसका फंक्शन को एक मिनट, हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इस वेक्टर को मैं कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, एक है ओ सी, एक है ओ ए, एक है ओ बी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेक्टर्स हैं ये एक्सिस पर ही है। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सिर्फ ये ओ बी वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत है, जो कि 45 डिग्री पे। अगर मैं ओ बी वेक्टर को तोड़ूं तो मैं कह सकता हूँ ये नीचे की साइड में जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा ओ बी cos 45, जो ऊपर के साइड में कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ओ बी sin 45। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर बात करें कि जो भी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है वो वैसा क्या आ रहा है, तो c के डायरेक्शन में, यहाँ पे x के डायरेक्शन में ओ सी प्लस ओ बी cos थीटा है। और अगर मैं देखूं y साइड में रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है वो ओ ए प्लस ओ बी sin 45 है। तो ऐसे कैसे लिखते हैं? तो तीन वेक्टर हमारे पास ना, ओ सी, ओ ए, ओ बी। मैंने ओ बी को सिर्फ दो पार्ट में तोड़ा है, तो ओ बी का एक पार्ट नीचे आ गया, ओ बी का एक पार्ट ऊपर चला गया। अब जो पार्ट नीचे आ गया उसको मैं ओ सी के साथ ऐड कर दिया, तो ओ सी प्लस ओ बी cos 45, ओ ए प्लस ओ बी sin 45। अब चूंकि ये तीनों वेक्टर को ध्यान से ना देखें तो तीनों रेडियस हैं। अब तीनों रेडियस हैं तो ओ ए वेक्टर बराबर है ओ बी वेक्टर बराबर है ओ सी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है और जो कि बराबर है रेडियस की आर की। तो हम इन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आर प्लस आर cos 45 का वैल्यू 2 हो जाता है 1/2, और यहाँ पे भी आर प्लस r/2। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि r, 1 + 1/2, और यहाँ आ जाएगा r, 1 + 1/2। ये x और y कंपोनेंट हमें मिल गया। अब यहाँ जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो क्या लिखते हैं हम लोग, तो rx² प्लस ry² का रूट अंदर, दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट होता है, दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो जो भी वैल्यू हमें यहाँ मिले हैं इसको मैं अगर स्क्वायर करके और ऐड कर दूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ऐड कर दूं तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मेट बन जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है तो उसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो √2 टाइम्स मैं समथिंग लिख सकता हूं कि अगर a वैल्यू है उसका 2 बार स्क्वायर करके जोड़ना हो तो √2 टाइम्स * a लिख देता हूं।
मैं डायरेक्ट इसको रूट 2 टाइम्स इंटू आर इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 लिख सकता हूँ। अब रूट 2 को आप कॉमन लेके कटा सकते हैं, नीचे से एलसीएम लेके, सिर्फ उसे वैल्यू बच जाएगा ऊपर की साइड में आर इंटू 1 प्लस दिस इज द रिजल्टेंट। तो इस तरह से आप कंपोनेंट मेथड का यूज करके इसको निकाला है, कंपोनेंट मेथड का यूज करके, या जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करके आपने जो रिजल्टेंट लिखा r into 1 plus 2। और थोड़ा सा उस सवाल को शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, कितना शॉर्ट है, इतना लंबा नहीं था उसका, बहुत शॉर्ट है भाई साहब। ये r है, ये भी r है। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों तो वेक्टर है, OA एंड OC दोनों को 90 डिग्री पे है। अब चूंकि दो वेक्टर है OA और OC, थोड़ा समय कम OA और OC दोनों 90 पे हैं, दोनों बराबर हैं, चूंकि रेडियस है, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? बीच से जाएगा। OA और OC का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा। अब दो इक्वल वेक्टर है तो दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जो हो जाता है, डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया √2 टाइम्स इनटू a अगर 90 पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो √2 टाइम्स इनटू r लिख देंगे, जो कि रूट अंदर r² प्लस r², तो जैसे आप करेंगे तो √2 टाइम्स इनटू क्या आएगा? r आ जाएगा। OA और OC का जो रिजल्टेंट है √2 टाइम्स इनटू r है, और O भी उसी पे है जो भी 45 पे है। अब दो वेक्टर बराबर है तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा, बीच में जाने का मतलब कितना पे जाएगा? 45 डिग्री पे जाएगा। तो 45 डिग्री पे ऑलरेडी एक वेक्टर OB भी है जो 45 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 पे जो वेक्टर है OB तो r ही है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बना फाइनल, हम कह सकते हैं कि r प्लस √2 टाइम्स इनटू r है, √2 टाइम्स इनटू r मींस r, 1 प्लस √2 देखिए वही आ रहा है। ये सवाल इतना लंबा करना ही नहीं था, ये सवाल बिल्कुल ही शॉर्टकट में निपटाना था, और ये बिल्कुल शॉर्टकट वाला सवाल भी था कि मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लिखूं, क्योंकि 90 पे बराबर वेक्टर से तो बीच में चला जाएगा, बीच में जाएगा, दोनों एक ही पे पैरेलल आ गया तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड कर दिया, बात खत्म। क्योंकि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, एक ही पे ऐड हो गया, अपोजिट रहता तो घट जाता। तो ये है इसका शॉर्टकट कैलकुलेशन, और शॉर्टकट सॉल्यूशन से आप चल सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था? फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू a plus b if a बराबर इतना and b बराबर इतना। ठीक, यानी कि a और b के पैरेलल में वेक्टर निकालने। सबसे पहले a plus b निकाल लेंगे। भाई साहब ये जो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, इसको मैं पहले जोड़ लूं, 3 तो कितना आ जाएगा? 5i कैप, 4 में से 3 गया -j कैप, और 5 मतलब k कैप। दिस इज a plus b आ गया। अब कह रहे आप इसको यूनिट वेक्टर पैरेलल निकालो ना, कह रहे कि यूनिट वेक्टर निकालो तो इसके पैरेलल है। अब तुम्हें बताना है कि एक वेक्टर है a plus b, अब इसके पैरेलल में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऐसा डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना, तो डायरेक्शन सेम रहेगा तो करना कुछ नहीं करना है। अब इस वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। एक मिनट, अब इस वेक्टर को क्या करो? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना है यहाँ इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दो, n क्या बना दो, तो आप करोगे a plus b बटा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर को आप निकाल चुके हैं 5i कैप माइनस j कैप अब प्लस k कैप, अब बटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 27, 5/27 i कैप माइनस j कैप बाई 27, ये भी हो जाएगा 27 और प्लस k कैप बाई 27। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर n कैप। यही करना था, k प्लस b के पैरेलल निकालना था। पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन से, डायरेक्शन से का मतलब डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर, और यहाँ यूनिट वेक्टर बोल भी दिया है, इतना तो एकदम बिल्कुल ही आसान सवाल है, इसमें क्या ही दम है बताइए। अब ये सवाल था कि प्रूफ करना है वेक्टर एडिशन मेथड से कि r बराबर इतना होता है। वैसे हमने बताया था कि ट्रायंगल मेथड में वेक्टर को हम लोग पहले हेड टू टेल जोड़ते हैं, तो मान लेते हैं ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों थीटा एंगल पर जुड़े हुए हैं, बस इसको डॉटेड से बना लेते हैं। एक मिनट, बार-बार इसको थोड़ा डॉटेड से बना लेते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ये r होगा। हमने बताया था कि इसका दो कंपोनेंट करेंगे इस b वेक्टर का नीचे के साइड में, तो नीचे आ जाएगा b cos थीटा
और ऊपर के साइड में हो जाएगा b sin थीटा। तो दिस इज द कंपोनेंट इस साइड में b cos थीटा, ऊपर में b sin थीटा, और ये था फाइनल अल्फा जो कि रिजल्टेंट का मेन वेक्टर a से था। अब हम इस ट्रायंगल में अगर हम चले तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर, एक मिनट, इस ट्रायंगल में अगर हम चलें तो कह सकते हैं कि a प्लस b cos थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर प्लस ये क्या है इस ट्रायंगल में b sin थीटा का स्क्वायर। अब ये देखिए ये बेस है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हाइपोटेनस है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या देगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर देगा। दिस इज द r स्क्वायर। और यहाँ से जैसे इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, तो ये जो वैल्यू होगा ये 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और r स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो r की वैल्यू आ जाएगी रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि प्रूफ करना। कितना आसान है, इसमें क्या ही करना है बताइए, सिर्फ इस वेक्टर को कंपोनेंट तोड़ देना है और इस ट्रायंगल में चल देना है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो राइट एंगल बन रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में चल देना है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में चल के हमको हाइपोटेनस बराबर जैसा कि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मेट का यूज कर देना है, और यूज करके इसका वैल्यू निकाल लेना था। और ये भी काफी बच्चे जो गलत किए हैं, इसमें भी नहीं हो पाया हमसे। इफ a बराबर इतना एंड b बराबर इतना, देन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर a एंड b। ये सवाल थोड़ा सा दिमाग घुमा रहा है कि भाई साहब a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, हमको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अब याद करो कि दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था कि यदि मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक a है b है, अब अगर आप a और b का क्रॉस करते हैं जो थीटा एंगल पे है, और a क्रॉस आप क्या कर रहे हैं, b कर रहे हैं, a क्रॉस b जैसे ही करते हैं तो उससे एक नया वेक्टर का जन्म होता है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए AB को लिखते हैं, a क्रॉस b को लिखते हैं AB sin थीटा n कैप इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। इसका मतलब हमें a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, और एक नया वेक्टर चाह रहा है, नॉर्मल वेक्टर जो कि दोनों में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब n कैप चाह रहा है वो, इसका मतलब n कैप हमें निकालनी है। अब n कैप में जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो जो a क्रॉस b आएगा उसके मैग्नीट्यूड से जैसे डिवाइड करोगे तो वहां से n कैप मिल जाएगा। दिस n कैप जो है परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अब बात यह है कि a क्रॉस b निकालते कैसे। a क्रॉस b निकालने के लिए हमने बता रखा है कि a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि a को पहले ले लेते हैं, मान लो i कैप, j कैप, k कैप, और यहाँ 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इसके बाद यहाँ 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया। इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, जो वैल्यू आएगा वही a क्रॉस b आएगा। यहाँ से आप a क्रॉस b कर सकते हो, i को पकड़ो एक साथ और इन दोनों गुना करो, -2 -1 है ना, -3 हो जाएगा, और फिर j को पकड़ना है -j कैप, इसके बाद 3 दूना 6, 6 -2 4 हो जाएगा, इसके बाद k कैप को पकड़ना है तो 3 -2 5 है ना, 3 में 2 गया, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो वैल्यू a क्रॉस b क्या आएगी, -3i कैप -4j कैप और +5 k कैप। ये हो गया a क्रॉस b। अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो n कैप निकालने के लिए हम और कुछ नहीं करेंगे, भाग दे देंगे। a क्रॉस b कितना ही गया है, 3i कैप 4j कैप 5 k कैप, ठीक है, ये प्लस है 5 k कैप, यहाँ पे 5 k कैप और डिवाइड बटा मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड सेम इसी के मैग्नीट्यूड, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 16 5 5 25। तो यहाँ पर जो 9 25 25 50 रूट 5 रूट 2 आ जाएगा, 5 रूट 2 से भाग पड़ जाएगा, दिस इज n कैप।
और इस तरह से इंटरवल निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है और एन कैप बराबर जो है ए क्रॉस बी बटा उसका मैग्नीट्यूड का भाग देना था। भाई क्या ही करना था इस सवाल। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सवाल बहुत टफ है दिए, सवाल में क्या ही है। A stone thrown upward with a speed u attains maximum height. Another stone thrown upward from the 1 मिनट, इसमें एक चीज छुपा हुआ है, attains maximum height h। वो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाता है? h तक जाता है, छोटा h। अब हम आप ही बताएं कि अगर u वेलोसिटी से हम एक स्टोन को फेंक रहे हैं, एक स्टोन को हम कैसे फेंक रहे हैं? u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कितना जा रहा है ऊपर? तो h हाइट तक जा रहा है। फिर कह रहा है कि यदि मैं स्टोन को 2u वेलोसिटी से फेंकूं कितना ऊपर जा रहा है? वो भाई 2h हाइट तक जा रहा है, मतलब ये बड़ा वाला हाइट h तक जा रहा है। तो क्या इन दोनों में क्या रिलेशन है? अब कौन नहीं बता पाएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? बताइए। h बराबर क्या हो जाएगा? u² 2g। और इसमें h बराबर क्या हो जाएगा? u² 2u² g। यही तो होगा। अगर आप u वेलोसिटी से किसी स्टोन को फेंकते हो तो कितना हाइट पे जाता है? h बराबर u² 2g। अगर 2u वेलोसिटी से फेंकते हो तो कितना हाइट पे जाएगा? h बराबर 2u² g। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कटा दें, फर्स्ट और सेकंड कर दें और दोनों पर डिवाइड मार दें, ठीक है? फर्स्ट डिवाइड सेकंड, तो यहाँ पे जैसे भी करें तो h/h आ जाएगा बराबर, इधर से u उड़ जाएगा, इधर से g उड़ जाएगा, तो बच जाएगा क्या? यहाँ पर ध्यान से हम देखें तो ये जो है वैल्यू इतना डिवाइड बटा इतना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा u² बटा 2g और नीचे इतना लिखा हुआ है g डिवाइड बटा 1 मिनट u² 2g, यहाँ 2 छूट गया है, दिस इज 2g। तो ये 2g हो गया डिवाइड बटा के 2u मतलब 4u²। अब ये 2g से 2g कट गया, u² से u² कट गया, तो दैट मींस h/h बराबर हो गया 1/4। तो h is basically 4 times into h। This is the solution। क्योंकि रिलेशन पूछ रहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड h। ये दोनों छोटे जो h है, बड़े जो h है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो बड़ा h is 4 times of छोटा h, ये रिलेशन है। अब ये एक लाइन का सवाल बनाना नहीं है, बताइए। इसको u से फेंके तो h निकालना है, इसको 2u से फेंके तो h निकालना है। अब किसी तरीके से इसको कटा दें ताकि रिलेशन h और कैपिटल H में स्टेबल हो जाए, और वही सवाल का आंसर है। इसके आगे अगर हम लोग चलें, अब y ट्रैवल्स 0 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड विद d acceleration, the velocity at the end of 7 सेकंड is। अब इस सवाल को सबसे पहले समझना होगा। क्या एक लड़का है जो कि 200 सेंटीमीटर चलता है, वेलोसिटी आगे है नो डाउट, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है। पहले बोल दिया कि d acceleration से चल रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन पीछे मान के चलना पड़ेगा। और ये 200 सेंटीमीटर चलता है, 200 बॉडी है, सॉरी लड़का बोल रहे हैं, 200 सेंटीमीटर चलता है और समय लग जाता है इसको 2 सेकंड। अगले कह रहा है कि अगला नेक्स्ट जो है वो 220 सेंटीमीटर अगले 4 सेकंड में चलता है, तो बीच का जो टाइम लगता है वो 4 सेकंड लगता है। ध्यान दें, तो यहाँ जो टोटल टाइम लगेगा यहाँ से अगर हम t0 से जोड़े तो ये 6 सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं? बीच का 4 सेकंड लगा लो, अगले 4 सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड हो जाएगा अगर टोटल मैं ऐड करूँ तो। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि दो वेरिएबल इसमें नहीं पता है, ना तो एक्सेलरेशन पता है ना तो u पता है। इस कंडीशन में भी सवाल को बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 200 बराबर, ठीक है। अब सवाल सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मीटर बराबर ut, t दिया हुआ 2 सेकंड माइनस हाफ at² t दिया हुआ है 2 सेकंड। अब ध्यान दें यहाँ पे d एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया फॉर्मूला, 2 is equal to 2u minus 2 से 2 कटा 2 into a, 2 कॉमन होकर कट जाएगा, तो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा u minus a is equal to 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, u minus a is equal to 1। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं दूसरा पीरियड पे, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा? 420। 420 जाने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड, क्योंकि अगला 4 सेकंड में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 420 मतलब 4.2 is equal to
पार्ट u into 6 प्लस सॉरी माइनस टी एक्सेलरेशन है तो हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जो यहाँ से आगे जाना में 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब क्या कैसे कैसे ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए हैं हम, 200 सेंटीमीटर प्लस 220 सेंटीमीटर तो बन गया 420, इसको हमने मीटर में बदल दिया 4.2, बिकॉज हमने यहाँ से पूरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 4.2 बराबर हो गया, जब कटेगा उसको घटा देते हैं तो u इंटू 6u हो जाएगा ये, इसके बाद माइनस द्वितीय से कट जाएगा चौथिया 18 इंटू द्वितीय वर्ग में चौथिया 18 इंटू 1। अब यहाँ अगर कुछ कटने वाला होगा तो घटा देते हैं, 6 से 42 है ना, 7 बार में और चौथिया 18, इस तरह से एक और इक्वेशन यहाँ पे बन गया है u माइनस 3 के बराबर 0.7। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है u माइनस 1 बराबर 2, एक है u माइनस 3 के बराबर 0.7, दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ, दोनों को घटाने पे कट जाएगा, ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.7 है ना, और ये हो जाएगा 12, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.7/2 माइनस जो कि आना भी चाहिए है ना, 1 मिनट प्लस में, हाँ चूंकि इक्वेशन हम तो उल्टा ले लिए ना, ये मैं सोच रहा हूँ 1 सेकंड, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मिनट पूरा ही मिटाना पड़ेगा ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये माइनस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये प्लस में है ये माइनस है, ये घटेगा ना, ये घटेगा, ये थोड़ा सा हमने गलत करा है, एक सौ फिर सुधार करते हैं, माइनस के ये प्लस हो गया, अरे माइनस हो गया, तो ये हो गया -2 के बराबर, ये हो गया 0.7 -1, दिस इज 0.3 नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस कटा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और नीचे 0, दिस इज एक्सेलरेशन, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये है कि एक्सेलरेशन आ गया तो u भी निकाल सकते हैं, u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 + a, दिस मींस ये हो जाएगा कि 1 + a का वैल्यू हो जाएगा 3/20, तो इतना जो है मीटर पर सेकंड u हो जाएगा उसका, 23/20 इतना u हो जाएगा। अब सवाल पूछ रहा है कि बताइए 7 सेकंड में एट द एंड ऑफ द 7 सेकंड, जैसे ही 7 सेकंड खत्म होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी क्या बता सकते हो, v बराबर u प्लस at, और टाइम का वैल्यू कितना रख दोगे 7 रख दोगे, तो यहाँ v बराबर u प्लस at में u का वैल्यू इतना रख देंगे और साथ ही साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना रख देंगे, और टाइम तो दिया हुआ है 7 सेकंड के लिए, समय का वैल्यू 7 रख देंगे, जिससे हमको जो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा 7 सेकंड में। तो इस प्रकार से हमें सवाल को बनाना है। ठीक है, ढेर लोग इसमें पता नहीं क्या क्या लगाया है, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि बॉडी जो 200 सेंटीमीटर पहले 2 सेकंड में चला है, अगले 4 सेकंड में इतना चला है, तो बताइए, और डी एक्सेलरेशन के साथ चला है, तो हमने डी एक्सेलरेशन से मान लिया है, पहला 2 सेकंड में चला दिया है 200 सेंटीमीटर, अगला 4 सेकंड में, तो टोटल हमने 6 सेकंड में इतना चला दिया 220 और 200 420 यस, और पहला 200, तो हमने दो फॉर्मूला लगाया डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल, और तब जो हमने इसको इजीली जो है बना लिया इस प्रकार से। अगला सवाल है कि स्पेसिफिक इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री जोन एट 120 मीटर पर सेकंड पार्टिकल प्रोजेक्टर। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए कोई स्पेसशिप है जो कि स्पेस में चल रहा है, मूव कर रहा है, और इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पे खिड़की है, जो भी है, यहाँ से कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, लेकिन फेंकना है तो पीछे की तरफ फेंकना है, ध्यान ये रखना है कि हम बैकवर्ड इसको फेंक रहे हैं। तो ये तो चल रहा है एक्सेलरेशन के साथ 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी रफ्तार जो एट द टाइम जिसमें फेंका गया है वो 500 मीटर पर सेकंड की है, जिसमें इसको इजेक्ट किया गया है कितना से
इसको इंजेक्ट किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अब कह रहे हैं यदि ये एक 2 सेकंड चल जाए तो 2 सेकंड चलने के बाद इसके रिस्पेक्ट इसकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस स्पेसिफिक के रिस्पेक्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे मोशन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, इतना टफ सवाल नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। वैसा अगर 500 मीटर पर सेकंड के u से 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पार्टिकल चलेगा कितना समय के लिए, t बराबर 2 सेकंड के लिए। तो आप ही बताइए कि पार्टिकल कितना वेलोसिटी अचीव कर ले। सबसे पहली बात तो ये जो है स्पेसिफिक का जो वेलोसिटी होगा आफ्टर 2 सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफिक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस kt हो जाएगी। अब u जिस समय फेंका गया था 500 है ना, उसी समय से कंसीडर कर रहे हैं, तो 500 उस समय से रफ्तार दिया हमने, स्पेसिफिक एक्सेलरेशन जो 120 है, समय कितना तो 240, 500 प्लस 240, वहां ध्यान देंगे कि 740 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है 2 सेकंड में। किसकी, स्पेसिफिक की। भाई साहब ये जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से इस स्पेसिफिक के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। बात ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियली अगर देखा जाए इनिशियली स्टार्टिंग में, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें थोड़ा सा तो क्या आ जाएगा, उसको ओपन करके अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रफ्तार है वो वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक, दैट मींस कि 500 माइनस 10 हो जाएगा। दिस इज रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझना है कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, ठीक है। हाँ ये माइनस जी, फिर जो वेलोसिटी आ जाएगा ये आ जाएगा इसका 490 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ध्यान देना है। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, वहां तो ग्राउंड नहीं है स्पेस में, लेकिन मान लो थोड़ा देखते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से जो व्यक्ति देखेगा तो इसको समझ आ रहा होगा कि जो स्पेसिफिक है उसकी जो रफ्तार है वो इतना है 740 मीटर पर सेकंड, दिस इज 740 मीटर पर सेकंड। और जो पार्टिकल है जिसको स्पेसिफिक से पीछे की तरफ फेंका गया है उसकी जो रफ्तार है, ये आगे की तरफ जो रफ्तार है वो 490 मीटर पर सेकंड है, 490 मीटर पर सेकंड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी से चल रहा है 2 सेकंड में। तो अगर आफ्टर 2 सेकंड हम बात करें, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to ground minus velocity of a specific with respect to ground, तो velocity of particle with respect to ground constant रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो इधर-उधर एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। और जैसे ही पार्टिकल छोड़ दिया गया हवा में या वहाँ हवा नहीं हो या जो भी हो, तो उस तरीके से जो मूव कर रहे हैं तो इसकी कांस्टेंट रहेगी 490 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहने वाला है, ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। हाँ स्पेसिफिक का घाटे बढ़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक में इंजन लगा हुआ है, उसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है, जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वो चल रहा है। बट पार्टिकल को ऐसा कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा जिस वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो यहाँ अगर हम कह सकते हैं कि ये 490 माइनस 740 दिस इज 250 माइनस मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको ये लगेगा ये जो पार्टिकल है वो स्पेसशिप के पीछे पीछे, माइनस का मतलब पीछे पीछे 250 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग डील करेंगे इसको। ये ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसा लग रहा हो बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है। लैंग्वेज लिखा हुआ है ऐसे कि भाई जब स्पेसशिप है, स्पेसशिप से एक चीज़ फेंक रहे हैं, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है जो कि स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में है। अब इतना सेकंड बाद बताइए किसकी रफ्तार स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में क्या होगी? सिंपल। तो हमने जो जनरली क्या करा कि दोनों को ग्राउंड फ्रेम से देखना शुरू करा,
कि भाई साहब ये ग्राउंड फ्रेम से दिखेगा तो 740 मीटर पर सेकंड से चलेगा 2 सेकंड बाद, और ये ग्राउंड फ्रेम से दिखाई देगा तो चूंकि पूरा सिस्टम 500 मीटर पर सेकंड से आगे था और तू पीछे फेंके हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे वाला आदमी को क्या समझ आएगा कि 500 माइनस 10 मतलब 490 से आगे जा रहा है। अब 490 से आगे जा रहा है, नीचे वाला आदमी को लग रहा है 740 से भी आगे जा रहा है, तो नीचे वाला व्यक्ति को क्या समझ आएगा इसके रिस्पेक्ट में कितना से जा रहा है, तो माइनस 250 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका मतलब स्पेसिफिक में बैठा हुआ आदमी को ये जो पार्टिकल है वो पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा 250 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ रही है? 250 मीटर पर सेकंड से बहुत ही अच्छा सवाल था, रिलेटेड था। अब a thief is running at 72 kilometers per घंटा. When cross the police check post, a policeman started to chase the thief after 1 minute at 10 meters per second square. When and where from the post will police catch the thief? कितना आसान सवाल है। क्या मान लो यहाँ पोस्ट है और इस पोस्ट से कोई एक चोर गुजरता है। भाई साहब चोर जब गुजरता है, चोर के गुजर जाने के 1 मिनट बाद मान लो चोर यहाँ पहुंच गया, दिस इज थिफ। थिफ जब यहाँ पहुंच गया और टाइम लग गया 1 मिनट, तब पुलिस जो है अपना गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट करके तब जो है आगे की तरफ चलाना शुरू करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग फेज में अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो गई। चल रहा था चोर कितना से 72 किलोमीटर पर घंटा से, तो जो इसका स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको चेंज कर दो 5 बटा 18 72 5 के 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था। ऑब्वियस सी बात है। और कितना समय के लिए भागा है? 1 मिनट के लिए। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, तो 20 इनटू 60 सेकंड मतलब 120। इतना मीटर पुलिस चोर आगे भाग चुका है, मतलब 1.5 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर आगे चला गया है। ठीक, अब ये चेंज करना शुरू कर रहा है। कह रहा है कि अब ये चेंज करना शुरू कर रहा है, अब ये पकड़ना शुरू कर रहा है पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है अब पकड़ना शुरू कर रहा है चोर को। अब हम पकड़ेंगे, अब चोर पकड़ेगा तो कह रहे हैं कि चोर को पकड़ेगा तो वो एक्सेलरेशन से पकड़ रहा है, मतलब u इसकी 0 है, पुलिस की u 0 है, स्टार्ट किया है और एक्सेलरेट होके जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मान लो कि किसी दूरी पे जाके वो पकड़ लेगा, कोई समय होगा जिस समय पे जाके वो पकड़ लेगा, t समय पे पकड़ लेगा। तो अगर हम मान लें कि वो t समय पे पकड़ लेता है, t समय पर पकड़ लेता है, थोड़ा हिंदी में लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि t समय पे जाके पकड़ लेता है, तो पुलिस के द्वारा जितना दूरी चला जाएगा वो कितना चला जाएगा, पुलिस को पहले तो 1200 मीटर चलना है, प्लस में और डिस्टेंस चलना है जितना चोर चलेगा, तो उन सभी डिस्टेंस के बराबर पुलिस का डिस्टेंस चलनी है, तब जाकर तुम चोर को पकड़ पाएगा। तो दैट मींस कि अगर पुलिस को कितना चलाना है, पुलिस को चलाना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a मतलब 10 t स्क्वायर, ये पुलिस चलेगा। कितना डिस्टेंस चलेगा, तो भाई साहब पहले से 1200 ऑलरेडी चला है, चोर कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है 20 से, तो 20 × t चलना है। नहीं समझ आया? हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ जाके पकड़ लिया, तो पुलिस को तो टोटल चलना पड़ा होगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा पुलिस को चलने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, u जो 0 है हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, कितना डिस्टेंस पुलिस चलेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर प्लस चोर के द्वारा चला गया। और चोर कितना चलेगा उतना समय में, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, तो t समय 20 × t चलेगा, टोटल हो गया 1200 प्लस 20t। अब इसको थोड़ा हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा देखते हैं। 5 बार में कटेगा 5t स्क्वायर, इधर आ गया 20t माइनस हो गया 1200 0, कटेगा तो कटा देंगे 3 स्क्वायर माइनस 5 के 20 और 5 × 5 के 20 0। तो यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा कि t की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर d b स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 4ac जो भी 96, ठीक है, 4ac डिवाइड बटा 2 है, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू वाला आंसर होगा। तो समय जो आ जाएगा यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 976, है ना। तो 4 + 9 76 का रूट अंदर डिवाइड बाय 2, ये लगभग आ जाएगा
ये जो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि माइनस में करेंगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो दिस इज द टाइम, ये लगभग कितना का स्क्वायर हो जाएगा बता दे रहे हैं, 30 30 से 900 है ना, 31 के स्क्वायर के बॉक्स में आएगा है ना, लगभग 31 के स्क्वायर के बॉक्स में आएगा। तो आप 31 और 4 कितना कर सकते हो, 35, और 35 बटा कितना हो गया 2, तो लगभग 17.5 सेकंड के आसपास टाइम लगेगा इसको पकड़ने के लिए, 17.5 सेकंड, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, 17.5 सेकंड इसको टाइम लगेगा पकड़ने के लिए, 35 से लिखे ना, 30 से 931 61 होता है, 961 लगभग 76 आ रहा है, ठीक है ना, 31 35 बटा 2 17.5, 17.5 सेकंड वो पकड़ेगा। अब इतना में कितना दूरी चल जाएगा वो, ये सवाल है कितना में कितना डिस्टेंस जाएगा वो। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें जो है पुलिस वाला चला दो, हाफ AT स्क्वायर लिख दो, टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो हाफ AT स्क्वायर में जैसे टी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर पुलिस के द्वारा चली गई टोटल दूरी होगी, क्योंकि पुलिस ने इतना चला है, तो ये टोटल दूरी यहाँ से निकल के आ जाएगा, टोटल कितना हम लोग पुलिस ने चला है, बात समझे। तो ये हो गया टोटल। अब कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज changing as given, find the displacement and acceleration of the particle at 4 सेकंड। तो कह रहा है वेलोसिटी दिया गया है भाई साहब 3t स्क्वायर है ना, निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये भी नहीं लोगों से निकला है, बताइए। अब वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना आसान है, बताएं। एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे 6t आ जाएगा। अब इसमें टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 सेकंड। एक्सेलरेशन एट t बराबर अगर 4 हम करें, 6 × 4 6 के 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या ही करना है बताइए, इसको डिफरेंशिएट कर देना था और इसमें t का वैल्यू रख देना था। अब दूसरा है कि हमको भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी से कैसे निकलता है, v × dt का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तब जाकर के निकलता है। 3t स्क्वायर को आप क्या करो, dt से इंटीग्रेट करो, तो यह आ जाएगा 3t³ 3 लिमिट 4 सेकंड को 0 से 4 लगा देनी है, 0 से 4, तो यहाँ पर 3 से 3 घटा 4 का क्यूब 64 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना आसान सवाल है, अभी इस आसान सवाल में भी लटक रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहा है, बहुत दूर की बात है, ठीक है। अगर a person walking on treadmill, the treadmill is moving at 20 मीटर पर सेकंड with respect to ground, find the speed of the line। ट्रेडमिल क्या होता है कि जिम में जब हम लोग जिस पे भागते हैं, नीचे जो एक होता है लगा हुआ जिम में जिस पे लोग दौड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडमिल। अब ये जो ट्रेडमिल है, इस ट्रेडमिल पे एक व्यक्ति चल रहा है, जो भी है एक व्यक्ति इस पे आगे पीछे दौड़ रहा है, चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। तो मान लो व्यक्ति जो है ट्रेडमिल के आगे की तरफ जा रहा है, अच्छा, और ट्रेडमिल जो है 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगा, और ये सी बात है ग्राउंड पे स्पीड चलेगा, जब ये आगे चलेगा तो ट्रेडमिल कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है -20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो पूछा है कि आदमी का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, कितना आसान सवाल है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, अब रिलेटिव को जोड़ देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कर देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल आगे की तरफ है, मतलब 20 है, और ट्रेडमिल का ग्राउंड रिस्पेक्ट टू पीछे है, मतलब -20 है। दोनों कटेंगे, आदमी भागता थोड़ी दिखेगा ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से आदमी रेस्ट पे दिखाई देगा, और आदमी रहता भी है, सिर्फ उसका पैर चलते रहता है, बाकी तो आदमी जहां वहीं रहता है। तो दैट मींस ये भी बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, मतलब आदमी ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है कि नहीं। अगर हम नेक्स्ट सवाल देखें, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, इसमें स्पीड बताना है पार्टिकल की कि t बराबर 2 सेकंड पे क्या है। अब चूंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन का, भाई साहब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × i कैप,
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2t इंटू जे कैप। कैसे बना? 2t आई कैप, इसको आई आई कैप जे कैप जैसे लगा है वैसे ही लगा रहेगा। 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा और t स्क्वायर को करेंगे तो 2t हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी आ गया। अब इस वेलोसिटी का हम जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे आई और जी के डायरेक्शन में है, और वो भी टाइम दे दिया है 1 मिनट। सबसे पहले टाइम लिख लेना है, तो टाइम मेंशन कर दिया है। टाइम जैसे निकालेंगे वेलोसिटी एट t बराबर 2, तो इसमें तो कोई टाइम नहीं फिट होगा, इसमें टाइम फिट होगा 4 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 4 प्लस 16 16 4 20 5 के 20 5 रूट 2 रूट 5 2 रूट 5 यहाँ आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ये आ रही है। ये कितना बड़ा सवाल है। इसके बाद जो सवाल है वो है एक ग्राफ का। एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है h हाइट से, ये रिबाउंड करता है और ये h/3 तक वापस आता है। ऐसे 3 कोलिजन करने के बाद इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, है ना। अब हम ये क्लास में बताए हुए थे कि बॉल को जब छोड़ते हैं तो बॉल में जंप करता है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। वही सवाल है कि यदि आप एक बॉल को h/3 हाइट से छोड़ रहे हो, सॉरी पहले h हाइट से छोड़ रहे हो, तो मान लो यहाँ से बॉल छोड़ रहे हो, छोड़ने के बाद बॉल जो नीचे जंप मारेगा, फिर से h/3 की हाइट पे आ जाएगा, वो h/3 पे आ जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, अगला जंप फिर मारेगा, फिर से h/3 पे आ जाएगा वो, और 3 बार करेगा, 1 बार 2 बार और अगला फिर मारेगा 3 बार। इस तरीके से जो 3 टाइम्स वो जंप करा है, 3 बार जंप करके इस तरीके से जो पोजीशन टाइम ग्राफ खींचा जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो जंप करके नीचे जा रहा है और प्रत्येक टाइम्स में h/3 छोटा होते जा रहा है। ये h है, ये h/3 है, इसका h/3 हो जाएगा, h/6 हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू है वो h/9 हो जाएगा लगभग, है ना, ये वाला। तो इस तरीके से छोटा होते जाएगा। अब क्या है, इसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिए। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टाइम है, ये इसकी पोजीशन है। दूसरा करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इसे खींचना चाहें तो खींच ले। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या ही बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले क्या होगा कि वेलोसिटी जैसे ही आप छोड़ोगे तो वेलोसिटी उसका नेगेटिव साइड में जाएगा। पहले इसको मैं एक मिनट इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, तो क्या करना होगा हमें, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉल को जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऊपर से नीचे के साइड में जाएगा, वो वेलोसिटी बढ़ता होगा। जीरो पे वेलोसिटी इसकी जीरो है, एक मिनट, जीरो पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन नेगेटिव साइड जाएगा वो, फिर नेगेटिव साइड जाकर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ग्राफ यहाँ पे सीधा एकदम ऊपर आएगा, फिर से ऐसे डिक्रीज करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से ऐसे डिक्रीज करेगा। इस तरीके से पार्टिकल जो है थोड़ा सा इसके संदर्भ में बनाते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। इसके संदर्भ में बनाए, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, देखते हैं। यहाँ से ऐसे आया, ये जंप मारा, ठीक, फिर उसकी स्पीड पहले से कम हो गई, फिर यहाँ पे जंप मारा, फिर कम हो गई, फिर ऐसे जंप करा, इस तरह से छोटा होता जाएगा। तो इस टाइप से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा अगर एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ जंप करे। तो हम ऐसे क्यों बना दिए, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल को छोड़ोगे तो वो इनिशियली रेस्ट पे है, नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो रेस्ट पे है शुरू में, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, और डिक्रीज कर रही है मतलब नीचे की साइड में जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वो नेगेटिव साइड बढ़ रही है, नेगेटिव मतलब नीचे साइड बढ़ रही है, तो नेगेटिव साइड जा रहा है। फिर अचानक कोलिजन हुआ तो उसका डायरेक्शन ही बदल गया। तो इस समय कोलिजन हुआ तो फिर से डायरेक्शन ही बदल दिया, वो डायरेक्शन फिर से बॉल कोलिजन होने के बाद ऊपर चढ़ने लगा, तो बॉल जो है ऊपर चढ़ने लगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फिर से डिक्रीज करना शुरू करा, जीरो हो गया। इस टाइम आगे बॉल जीरो पे हो गया और फिर से जो है नीचे गिरना शुरू किया, फिर से नीचे जाके गिरा धड़ाक, और फिर से नीचे गया, फिर से रिटर्न मारा, वैसे करके प्रत्येक पॉइंट पे आगे की तरफ चल रहा है। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ जब एक पार्टिकल को आप गिराते हो। नेक्स्ट जो सवाल है वो ग्राफ वाला है, थोड़ा इसमें हमें समझने हैं। चलो मैं इसको देख लेता हूँ। सबसे पहले ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों या 3 पार्टिकल है जो अलग अलग जगह से मूव कर रहा है या एक जगह से मूव कर, थोड़ा समझते हैं।
ये जो ग्राफ है ये 50 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब t 0 था तो ये 50 का ऑलरेडी शिफ्टेड था, और जो c व्यक्ति या c पार्टिकल है जो 100 मीटर पे या 100 के लेंथ पे फिक्स था। जैसे ही समय बढ़ता है तो दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला पूछे कि मैक्सिमम स्पीड किसकी है। मैक्सिमम स्पीड उसका होगा जो ग्राफ में ज्यादा स्लोप बनाएगा, और सबसे ज्यादा स्लोप बनाने वाला यहाँ पे अगर देखें कोई, तो सबसे ज्यादा स्लोप बनाने वाला ये व्यक्ति बी है, क्योंकि ये मात्र 10 से 12 सेकंड मतलब 2 सेकंड में ही ये जो है 0 से चल करके और पहुंच गया है 50 के ऊपर, 60-70 के आसपास। तो देख लो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला इतना कम टाइम सिर्फ और सिर्फ बी ही है, इसीलिए सबसे जो तेज चल रहा है वो कौन चल रहा है, बी चल रहा है। कौन तेज कौन फास्ट इसको बताने के लिए हम स्लोप भी देखते हैं, तो डायरेक्ट स्लोप से ही बता सकते हैं कि इसकी स्लोप कितनी है, जिसका ज्यादा स्लोप रहेगा वो ज्यादा तेज चलेगा। दूसरा करें डिलेड मोशन किसका है। भाई साहब बी ने अपना मोशन को डिले शुरू करा है, कैसे, सब लोग चलने लगे, t बराबर 0 स्टार्ट हुआ, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये 100 से मूव करके नीचे के साइड में आ रहा है मतलब ओरिजिन पे आ रहा है, ये 50 से मूव करके इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। बट ये अभी तक शुरू नहीं करा, ये बहुत समय बाद जब ये दोनों कुछ दूरी चल रही है, कोई कहीं और पहुंच गया, देख लो ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, सब अपने अपने लोकेशन पे पहुंच गए, तब ये चलना शुरू करा है। इसका मतलब डिलेड मोशन किसका है, बी का है, बी ही डिले चल रहा है, बी तेज चल रहा है, बी डिले चल रहा है, लेट से चल रहा है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सी क्या है, तो सी की अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम वेलोसिटी जो निकालेंगे, ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये कौन सा कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो वेलोसिटी निकलता है वो dx बटा dt, मतलब दिस इज द स्लोप, बताया स्लोप, ये स्लोप है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं इस वाले लाइन का, तो यहाँ से हमें टोटल 100 है और यहाँ से कितना है 12 है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 12। यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो इस ट्रायंगल में जो स्लोप आएगा सी का वो आ जाएगा 100 बटा 12, बट नेगेटिव आएगा, ध्यान, एक मिनट, हाँ नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव आएगा इतना मीटर पर सेकंड, तो ये नेगेटिव आएगा वेलोसिटी, बिकॉज़ स्लोप उल्टा है नेगेटिव साइड में, तो उल्टा आएगा। तो यही तो बताना है तेज कौन चल रहा है, डिले कौन चल रहा है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है। अब थोड़ा इस सवाल को देखते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे पहला निकालना है डिस्टेंस कितना है, दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। हमने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया बताता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यदि हमको डिस्टेंस बताना होगा तो दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो दोनों एरिया को, इस नेगेटिव साइड वाले एरिया को घटा देंगे, बस इतना करना है। अब इस पूरे रीजन का एरिया नहीं निकाल पाए हैं बहुत सारे लोग, एरिया ही नहीं निकला है, एरिया कर्व में एरिया ही नहीं निकला, एरिया कैसे निकालना है बताइए, एरिया कितना होना चाहिए यही नहीं पता है, तो सवाल आप कैसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सवाल करने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, जब तक आप एरिया नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा सा डेटा आगे दे दिया है, इस डेटा को यहाँ लिखना है, ये 6 ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें जो है इसको, ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, पूरा एरिया निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसका एरिया निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इसका एरिया निकाल लूँ, तो हम पूरा एरिया निकालेंगे, जैसे आपको निकालने आता है वैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पर सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 20 + 10, हाफ ऑफ 30 इनटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया अगर मैं निकाल लूँ, इसमें भी कहेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये और ये पैरेलल साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनरली 2 से 6 तक 4, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, 4 और 2 6, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, है ना, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और 4 और 2 6 इनटू हाइट, हाइट तो यहाँ से यहाँ तक बनेगी ना, है ना, हाइट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ये हाइट बनेगी, हाइट बन जाएगा तुम्हारा 20। इसके बाद जो है नीचे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 2 है, इनटू हाइट कितना है 10 है, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो ये हो जाएगा 30,
प्लस 60 प्लस 10, 30 40, 40 से 6 100 मीटर आएगा डिस्टेंस। दिस इज 100 मीटर आएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा, है ना, जितने नीचे वाला एरिया, मतलब 10 घटा दोगे तो 10 घटाने से क्या हो जाएगा, 6 3 9 में से 10 या 80 का डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आसान सवाल है कि नहीं। अब इस सवाल में भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसमें एरिया निकालने वाला सवाल है। दूसरा कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताएं इसका जब 4 से 6 पे जाए। तो भाई साहब 4 से जब 6 पे पहुंचे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो बताइए इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या है। इस कर्व का हमको क्या निकाल देना है, स्लोप निकाल देना है। क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो भी क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन दे रहा होता है। तो इस कर्व का हम स्लोप निकालेंगे, यहां से यहां तक स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल यूज करते हैं, tan थीटा निकालते हैं, y/x करते हैं, तो दिस डिवाइड बटा मतलब 20 बटा यहां से यहां तक 2, बट नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि लाइन इधर से इधर तक है, तो दिस इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द स्लोप। तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्लोप आएगा जो कि इसका एक्सेलरेशन होगा। तो ग्राफ में तो जनरली यही किया जाता है ना कि आप स्लोप निकालते हैं, आप एरिया निकालते हैं और वहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एरिया निकाला वो डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान दे रहा था कि नेगेटिव साइड वाले एरिया को घटा देता है और डिस्टेंस में घटता नहीं, डिस्टेंस नॉलेज क्या होता है, जुट जाता है। तो ये रहा टोटल सवाल जो हमने टेस्ट में दिए थे, उन सबका सॉल्यूशंस आप बढ़िया से देख लें, मिला लें कि आप कौन से सवाल जो है छोड़े हैं और कौन से सवाल में अटके हैं, और ये सवाल कितना इजी है या टफ है आपको देखने से पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मेरा एक आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट है कि भाई साहब फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को सिर्फ रटना नहीं है, फिजिक्स ये दुनिया ही फिजिक्स है। तो दुनिया को समझने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट को बढ़ाना होगा, अपनी समझ बुद्धि आसपास की चीज़ों से रिलेट करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर दुनिया को समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा किताबों से निकल करके पहले दुनिया को समझें, जो घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं उन सब का कारण पे थोड़ा सा अगर आप चिंतन मनन करें, जो इवेंट्स हैं, तो थोड़ा सा आपको नज़र दौड़ेगा कि अच्छा हाँ यहाँ तो फिजिक्स ही लग रहा है, ये इवेंट हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।